हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर समझ में भी आ रहे होंगे आप लोगों को। लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है बायोकेमिस्ट्री की। तो लास्ट क्लास में मुझे लगता है हमने देखा था क्रेब्स साइकिल, राइट? तो अभी तक हमने क्या समझ लिया इस लेक्चर के दौरान? हमने समझ लिया ग्लाइकोलाइसिस, हमने समझ लिया क्रेब्स साइकिल, एक एक का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा बना के दिखा दिया। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी रीड कर ली होगी, और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आप लोगों को अब कंसेप्ट क्लियर होने लगा होगा, राइट? तो अब जो हमने जितनी मेहनत पीछे के 2 लेक्चर्स में करी, उन सब का आखिर रिजल्ट क्या है वो अब पता चलेगा। हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ईटीएस सिस्टम, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, जो हम लोग पढ़ते हैं। और अब ये समझेंगे कि हमारे जो पीछे हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या था। हमारा अल्टीमेट पर्पस सिर्फ इतना था कि जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को टूटकर कितने हमको एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। मोटा मोटा पर्पस हमारा इतना था, राइट? तो अब हम अभी तक हमारा ग्लूकोज टूटा था पायरुवेट में, याद होगा आप लोगों को। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स फिर आगे चले गए थे, लिंक रिएक्शन बनी थी एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो आगे कंटिन्यू हो गया था हमारे क्रेब्स साइकिल में। जो क्रेब्स साइकिल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फुल डिटेल आपको समझा दिया था। अगर वो नहीं देखा है आप लोगों ने पहले पीछे के 2 लेक्चर्स, तो पहले वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए, उसके बाद फिर आप समझेंगे कि आखिर ये प्रोसेस चल क्या रहा है, क्योंकि उन 2 साइकिल से ही, पीछे के 2 प्रोसेस से ही ये पूरा आज की हमारे क्लास कनेक्ट होगी। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग नया टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है हमारा ईटीएस सिस्टम, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम। ईटीएस सिस्टम या फिर ईटीसी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। सबसे पहली बात, अगर आप नीट लेवल पे या ग्रेजुएशन पे भी हैं तो ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है, ईटीसी सिस्टम, बहुत 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 कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। और ये कितना ज्यादा हवा बना के रखता है मार्केट के अंदर, मतलब इस बंदे कहते हैं इसका दबदबा है भाई। पूरी बायोलॉजी में अगर कोई बच्चा 11th-12th में है, ग्रेजुएशन में भी है, तो ये समझ लीजिए, अगर कोई बोलते हैं कि सबसे टफ जो थोड़ा समझा जाता है, बच्चे कंसिडर करते हैं जिस टॉपिक को, स्टूडेंट्स मोस्टली, वो टॉपिक ये है आज का ईटीएस सिस्टम हमारा। सर ऐसा क्या है इसके अंदर? आप लोग ये लगा लीजिए, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि आप ही लोग हो, मैं भी ऐसी हूं, ठीक है? कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने की प्लीज मेरे साथ कोशिश करिएगा, ये वरना ये कंसेप्ट आपने जरा सा भी अपना अटेंशन इधर उधर किया तो ये कंसेप्ट आपका कब गायब हो जाएगा सर के ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा। यूट्यूब के अंदर आपके टीचर्स, मतलब आप बहुत सारी जगह पे अलग अलग बुक्स पढ़ते हो, अलग अलग चीजें समझते हो, बहुत कम ही ये टॉपिक है जो शायद अच्छे से क्लियर हो पाता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आज आप लोगों के साथ बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, एकदम देसी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आखिर ये प्रोसेस कैसे चलता है, ठीक है? हमारे जो एटीपी बनाने की प्रोसेस है, एटीपी बनाने के प्रोसेस को तो हम पढ़ते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी में। वो केमियोस्मोटिक थ्योरी मैंने जो देखा है, वो केमियोस्मोटिक थ्योरी मतलब एक ही लेक्चर में समझाने की कोशिश कर जाते हैं। 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स हैं, कनेक्ट कर दिया केमियोस्मोटिक थ्योरी, लास्ट में एटीपी सिंथेसिस दिखाई और वो बन गया एटीपी। ऐसा मतलब हम नहीं करेंगे, हम इस लेक्चर को अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे इस वाले टॉपिक के ऊपर। मैं इसके 2-3 पार्ट्स एटलीस्ट तो दूंगा, एटलीस्ट 2 से 3 पार्ट तो दूंगा मैं। तो उससे आपको क्या होगा कि एक क्लियर ब्रॉड पिक्चर मिलेगा कंसेप्ट का, आखिर कंसेप्ट है क्या, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूं हमारा ईटीसी सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। आई होप बिल्कुल अच्छे से बी फोकस, बी अटेंशन रहिएगा, अपने नोट्स पेन पेपर साथ में लेके बैठिए और पहले लेक्चर को देखिए। उसके बाद आप लोगों को जो करना हो, कमेंट पसंद आया नहीं आया, आपको जो मन करा वो कमेंट करिएगा, लेकिन पहले प्लीज लेक्चर को एक बार समझिए, ठीक है? पहले लेक्चर देखिए फिर विश्वास करिए, ये वो वाला कंसेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं गेम। सर मोटा मोटा तौर पर बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूं आप किसी भी क्लास में आपको कुछ नहीं पता, बिल्कुल सर मेरे को कुछ पता ही नहीं। और अगर मेरे को कुछ नहीं पता तो मेरे को एक बात समझ आती है, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसका मतलब सर मोटे मोटे तौर पर यह समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट,
फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। सर इससे होगा क्या? जो आप ट्रांसपोर्ट बार बार कर रहे हो इससे होगा क्या? कुछ तो होना चाहिए। फायदा क्या है? और दूसरी बात सर, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? जो आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चिल्ला रहे हो इतनी देर से, इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? तो ये दो क्वेश्चन उठ गए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, फिर उसका होगा क्या? दोनों चीजों के सबसे पहले जवाब ये देता हूं। पहली बात तो आएंगे कहां से। हम लोग पीछे चलते हैं, हमने पीछे के 2 लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस पे, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि ऊपर तो इन्वेस्टमेंट फेज था, मेरे को एटीपी देनी पड़ी थी, लेकिन जब पे ऑफ वाला फेज आया था स्प्लिटिंग के बाद, ये यहाँ पे आके 2 पार्ट्स में टूटा था, और स्प्लिटिंग के बाद यहाँ पे मेरे को कुछ एक मॉलिक्यूल्स मिले थे जिन्हें हम बोल लेते NADH। याद आ गया होगा? तो ये NADH के पास ही तो क्या है, ये इसी के पास ही तो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इसके पास जो एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में छुपा रखी है इसने। एक बात तो ये समझ आ गई। सर दूसरी साइकिल एक और पढ़ाई थी आपने, क्रेब्स साइकिल। सर क्रेब्स साइकिल के दौरान तो हमने बहुत सारे देखा था। हमने देखा था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट से आके जुड़ता है, और यहाँ पे अलग 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 प्रोसेस होती हैं और ये ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था NADH बन रहा था, NADH बन रहा था, FADH बन रहा था, याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, FADH। तो ये सब मॉलिक्यूल्स NADH FADH, तो इन्हीं के पास ही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इन्होंने एनर्जी को छुपा के रख रखा है। तो अब हम इन्हीं सब चीजों को उठाएंगे और कहां लेके जाएंगे, एक ऐसे सिस्टम के पास जहां पे इन इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग तरीके से जंपिंग होगी। फॉर एग्जांपल, पहले इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट में आएगा, यहां आया, फिर यहां से उठ के दूसरे पे जाएगा, फिर ऐसे करके तीसरे पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, और उस दौरान कुछ ऐसा होगा जिससे हमको एटीपी मिलेगा। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो सब मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। एक ही लेक्चर के अंदर कोई खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, ठीक है? ये बिल्कुल मत सोचना कि एक ही लेक्चर देखा और हमारा काम खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज के लेक्चर में सिर्फ मैं एक एक करके फुल डिटेल बात करूंगा, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स काम करते हैं, काम कैसे करते हैं, कैसे एटीपी बनेगा, वो सब बाद में होगा, ठीक है? तो चलिए मोटे मोटे तौर पे सर ये समझ आता है कि NADH FADH ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजें टूट फाट मचेगी यहाँ पे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंपिंग होने वाली है। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ आई? हाँ जी सर, क्लियर, डन। ये सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, दोनों चीजों के मैंने आपको जवाब दे दिए। इलेक्ट्रॉन आए कहां से और इलेक्ट्रॉन का होगा क्या, वहां से एटीपी बनेगी, कैसे बनेगी देखेंगे। सर ये प्रोसेस होगा कहां पर, बात अभी उठ गई। ये आप लोगों को पता होगा क्रेब्स साइकिल कहां पर हुई थी, ये हुई थी इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रही थी, क्रेब्स साइकिल। तो वहीं पर ही जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, वहां पर ये प्रोसेस चल रहे होंगे। और कैसे होगा, अब मैं धीरे से आप लोगों को बहुत तसल्ली से प्यार से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो अब आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसके अंदर मैं आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता हूं। और बेसिक इंट्रोडक्शन में मेरे को यह चीज समझ आई कि सर मेरे को जाना है एकमात्र सेल ऑर्गेनल जहां पे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी, जहां पे एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के सफर पे। ये है मेरे पास एकदम स्मार्ट सा माइटोकॉन्ड्रिया, बेहतरीन। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ऐसे ऐसे करके फोल्ड्स बनाती है, पता होगा आप लोगों को, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिस्टे। देखिए ये है मेरे पास आउटर मेम्ब्रेन, ये है मेरे पास इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड बना रही है। तो आउटर और इनर के बीच में आप लोगों को कुछ स्पेस दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपको एक खाली स्पेस, ये पूरा पूरा स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये पूरा खाली स्पेस क्या कहलाता है, हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बात समझ आई, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं IMS, इनर माइटोकॉन्ड्रियल
स्पेस, ठीक है, या फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, एनसीईआरटी वगैरह में ये सब लिख देते हैं। तो दो मेम्ब्रेन्स के बीच के स्पेस को मैंने क्या बोला, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अंदर ये फोल्ड बन गया, अंदर इसके जो भरा हुआ होगा वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास मैट्रिक्स। तो ये मेरे को मोटे तौर पर समझ आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इसमें पूरी कहानी इस सिस्टम के अंदर इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को बहुत अच्छे से पकड़ के चलिएगा। आउटर मेम्ब्रेन तो आउटर है, बाहर रखो उसको। इनर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं, देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ ऐसे है, ये इनर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। कहां पाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वहां पाए जा रहे हैं ये 4 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस। और क्रैब साइकिल कहां चल रही थी, कनेक्ट करिए चीजों को, क्रैब साइकिल चल रही थी मेरी माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहां पे मेरी हो रही है, देखिए यहां हो रही है मेरे पास क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल के दौरान मुझे मिला क्या क्या, NADH FADH। तो ये सब मॉलिक्यूल्स कहां बैठे हुए हैं, ये सब यहां भरे पड़े हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मेम्ब्रेन पे क्या लगा हुआ है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें होते हैं 4 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, ठीक है। कहां प्रेजेंट होते हैं, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया, ठीक है। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास NADH के पास, मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 पे जाएंगे, फिर 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, ऐसे FADH के साथ होगा, यहां से यहां, यहां से यहां। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे क्या होंगे, ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्लियर हुआ। ये था मोटे मोटे तौर पे समझिए। अब मैं इसी पिक्चर को आपके सामने थोड़ा सा एक एक करके कॉम्प्लेक्स के फुल डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अभी आपको कुछ नहीं समझाऊंगा कि कैसे एटीपी बना, क्या बना, कुछ नहीं। भाई पहले तैयारी तो करो। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ ये है कि पहले तैयारी करो, पहले समझो कि ये कॉम्प्लेक्स काम कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स बने किस चीज से, है क्या कॉम्प्लेक्स, वरना हम रटते रह जाते हैं इन कॉम्प्लेक्स को। इसी वजह से जितना ज्यादा रटोगे कंसेप्ट को, इसी वजह से ये वाला टॉपिक हर बच्चे के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बना रहता है। मेरे भी बहुत टाइम तक बना रहा था, आप कोई अनोखे नहीं है, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मेरे भी बहुत टाइम तक ये सिस्टम ऐसा लगता था, पता नहीं क्या है, आज तक समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहानी। फिर पढ़ा, फिर जब अच्छी बुक्स पढ़ी, देन उसके बाद धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई, तो मैं वो समझने की आपको कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको लेके चलूंगा बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और इन चारों कॉम्प्लेक्सेस का एक एक करके डिटेल आपको दिखाता हूं मैं, आखिर है क्या ये दुनिया। इस पूरी दुनिया के अंदर चलेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए सर लेके चलिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आए मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है सर। 4 कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो इसका मतलब सर नामकरण होगा, चारों का अपना नाम भी होगा। 1 2 3 4 ऐसे तो बुलाएंगे नहीं, 2 इधर आओ, 4 इधर आओ, 3 इधर आओ, ऐसे तो नहीं होगा। आप भी घर में अगर 3 4 भाई बहन है तो 1 2 3 4 तो बुलाते नहीं है, सबके अपने अपने नाम है। करो फिर, सबके अपने अपने नामकरण करते हैं सबसे पहले। चलो ये आया मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1, ये आया मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1, और इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम जो है वो मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, इसे कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज। और दूसरा नाम क्या होता है सर, कोई दूसरा नाम भी है, बिल्कुल है। और NADH कोएंजाइम रिडक्टेज, ठीक है। NADH कोएंजाइम रिडक्टेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज,
पहला नाम ये आ गया कॉम्प्लेक्स वन का नाम याद रखेंगे, NADH डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स वन। सर सेकंड कॉम्प्लेक्स सेकंड, और कॉम्प्लेक्स सेकंड पे नाम आ जाता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स सेकंड पे आ जाता है सक्सिनेट कोएंजाइम Q, कोएंजाइम Q रिडक्टेज, सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, नाम हो गया कॉम्प्लेक्स 2 का, सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। सर थर्ड पे चलिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम हो जाएगा कोएंजाइम Q, या फिर मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं आप लोगों के सामने, CoQ, एक मिनट, CoQ, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम CHROME, साइटोक्रोम C, और कोएंजाइम Q साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे दो तरीके के साइटोक्रोम पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में, साइटोक्रोम C होगा या फिर साइटोक्रोम BC1 होगा। क्या होगी कहानी, सब डिटेल बात करूंगा अभी आराम आराम से, ठीक है। सर फोर्थ मेरे पास आता है कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 आता है मेरे पास साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस के नाम आ गए, कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, या फिर NADH कोएंजाइम, इसे Q भी आएगा यहाँ पे, कोएंजाइम Q CoQ रिडक्टेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 3 कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C या फिर साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, दो तरीके के चलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये इनके नाम हो गए। क्या कोई दिक्कत डाउट, अभी तो कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन आके जंप करेगा, पहले 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, जंप करके 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, ऐसे करके अलग अलग जंपिंग होती रहेगी, ठीक है। ये हो गया। सर इनके साथ क्या यही अकेले रहते हैं, इनके साथ कुछ और भी ग्रुप्स अटैच होते हैं? इनके साथ कुछ लगे हुए होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या काम करते हैं, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, और इन्हीं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के थ्रू होता हुआ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स 1 का भी सिर्फ नाम दिखाया, कॉम्प्लेक्स 1 कितनी सब यूनिट होती हैं, इसके अंदर कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो ये अभी हम बात करेंगे एक एक करके डिटेल पे। पहले इतना क्लियर हुआ, कुछ ध्यान नहीं आ रहा हो, मोटे तौर पे इतना पकड़ में आ गया। ETS सिस्टम के अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4, चारों के नाम ये रहे। डन, अभी तक सिर्फ इतना समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपने बोला कुछ अटैच होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, नाम में हटा दूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर फोटो खींच लीजिए। चलिए सर आपने बताया कुछ होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, तो बताइए कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के नाम बताइए, कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं? तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉम्प्लेक्स 1, सबसे पहली बात तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते कौन कौन से टाइप के हैं? 4 तरीके के प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं, चारों के नाम। एक तो पाया जाता है फ्लेविन, एक पाया जाता है कॉपर आयंस, एक पाया जाता है आयरन सल्फर क्लस्टर, और एक पाया जाता है हीम ग्रुप। ये 4 तरीके के होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो हमारे कहां देखने को मिलते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ठीक है सर, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है बता दीजिए, लिख लीजिए। एक टेबल बना रहा हूं आप लोगों के सामने, मेरे साथ इस टेबल को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा ये। तो कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है सर? कॉम्प्लेक्स 1 में होता है फ्लेविन, मोनो न्यूक्लियोटाइड
FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और आयरन सल्फर क्लस्टर्स। तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, आयरन सल्फर क्लस्टर। इसके पास फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर क्लस्टर, कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 3 में हीम ग्रुप और आयरन सल्फर क्लस्टर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में हीम ग्रुप और कॉपर आयंस। तो ये समझ आ गया, 4 तरीके के प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा है ये याद रख लो। देखो 3 में तो आयरन सल्फर क्लस्टर याद रह जाएगा, सेम ही है। 2 में फ्लेविन है, 2 में हीम है, और कॉपर वाला लास्ट में एक ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये मत सोचना कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा हूं। ये नीट वाले बिल्कुल ना सोचें, 11th 12th एनसीईआरटी वाले तो बिल्कुल ये ना सोचें कुछ एक्स्ट्रा अलग ही पढ़ाई चल रही है, नहीं। एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक क्वेश्चन देखोगे आपको दिख जाएगा, और वो क्वेश्चन पूछता भी है कि कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर कौन सा आयन होता है जो लास्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे आया, 2 से 3 पे आया, 3 से 4 पे आया, तो लास्ट में इन्हीं के पास आएगा, कॉपर आयन के पास। कॉपर आयन से फिर आगे बढ़ जाएगा कहां, ऑक्सीजन के पास। तो इसलिए ये टेबल मजाक मत समझना, बिल्कुल भी, कोई भी। तो ये आप लोगों के सामने एक टेबल आ गई, इसको बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। सर आपने अभी बताया कि कुछ ये अलग अलग सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, कुछ एक आध एग्जांपल दे सकते हो? ऑलमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये इनके अंदर सब यूनिट्स होती हैं मेरे पास। देखो कॉम्प्लेक्स 1 के पास सब यूनिट होती है 46, कॉम्प्लेक्स 2 के पास सब यूनिट होती है 4, कॉम्प्लेक्स 3 के पास होती है 11 सब यूनिट, और कॉम्प्लेक्स 4 के पास होती है 13 सब यूनिट। तो इनके पास ये सब यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलके ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। इतना नाम याद कर लो, रह जाए तो याद कर लो, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है बहुत बड़ा है, मतलब अपने आप में समझ आ रहा है कितने सारे सब यूनिट से मिलके बना है। कौन कौन से सब यूनिट, वो सब तो फिर पीएचडी लेवल की कहानी हो जाएगी, इतना डिटेल अपने को जाना भी नहीं है। ये समझ आया? चलिए अब मैं आप लोगों को कहानी शुरू करूंगा कॉम्प्लेक्स 1 की। अब मैं एक एक करके आपको फुल डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कहानी चलती कैसे है। मोटे मोटे तौर पर क्या अभी तक इतना समझ आ गया हो आप लोगों को? अगर समझ आया हो, कुछ समझ आया हो, नया मिल रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिए वीडियो को, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम बोलिए फटाफट, आप लोगों को याद होना चाहिए। सर नाम है इसका NADH रिडक्टेस, सॉरी NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज, और दूसरा नाम NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस, ठीक है। ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 1। सर ये कहां प्रेजेंट है? अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसकी लोकेशन। ये मेरे पे आउटर लेयर में नहीं बना रहा माइटोकॉन्ड्रिया की, ये है मेरे पास इनर लेयर। सर ये लेयर इतनी मोटी क्यों बना दी? अरे भाई लिपिड की बाई लेयर, अरे हाँ या ना तो बोलो। सेल मेम्ब्रेन में टॉपिक जो पढ़ा रहे भाई, कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल अगर उसकी मेम्ब्रेन है तो वो किसकी बनी है? लिपिड की बाई लेयर। तो लिपिड बाई लेयर बनाई है मैंने ये, ठीक है। ये एक लेयर होगी ऐसे, ये तो ये एक लेयर और ये 2 लेयर, तो इसका मतलब लिपिड की बाई लेयर मैंने बना दी। और ये हो गई मेरे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहां कहीं पे लगा हुआ है, ये मान लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स 1, और ये जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा? यहां पे ये होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, यहां पे होगा सर मैट्रिक्स। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया मेरे पास? मैट्रिक्स। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर
आउटर वाली जा रही होगी और बीच के स्पेस को मैं क्या बोलूंगा, खाली वाले को मैं बोल दूंगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। बात समझ आ रहा हो, ये पूरा स्पेस क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इनर वाले के अंदर नीचे मैट्रिक्स, ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1। ठीक, इसकी लोकेशन पता चली कहां प्रेजेंट है सर। ठीक है, ये है मेरे पास क्या बोलूं इसको, कॉम्प्लेक्स 1। चलिए मैं इसका नाम यहां लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स 1। नाम इसका NADH डिहाइड्रोजनेज। होगा क्या, इसका होगा क्या, इसके नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, देख लो आप, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। NADH। ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूं, अंग्रेजी में आप लोग कॉपी करेंगे। सर लिखिए, NADH is oxidized to NAD positive and transport a pair of electrons to coenzyme Q. During this process, 4 protons are pumped from matrix to inner mitochondrial space. ये आप कहोगे सर ये क्या बोल गए, आप तो हिंदी में कह रहे थे, इंग्लिश में क्यों बोल गए। भैया यही खेल है, जो करना है वो कहना नहीं और जो कहना है वो करना नहीं, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, खैर हिंदी में समझा तो कोई बात नहीं। तो गेम क्या हुआ सर, NADH का मॉलिक्यूल मैट्रिक्स में बैठे हैं, बहुत सारे NADH FADH कहां से आ रहे हैं आप लोगों को पता है, क्रैब साइकिल में टूट फाट के आ रहे हैं सब, ग्लाइकोलाइसिस में टूट फाट के आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर पड़ा NADH। इस NADH का मैंने बोला हुआ ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन कब होता है पता होना चाहिए, नहीं पता तो मेरा आंसर का वेट मत करो, मुंह से बोलो। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD पॉजिटिव। तो NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव। बात समझ आ गई। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कहां आ गए, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, मान लेते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कॉम्प्लेक्स 1 से उठ के कहां ट्रांसफर हो गए, वो हो गए को Q के पास, को एंजाइम Q के पास। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इन complex 1 NADH is oxidized to NAD positive and a pair of electrons are transported from complex 1 to coenzyme Q। बात समझ आई। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 4 प्रोटॉन्स हाइड्रोजन आयंस, तो 4 प्रोटॉन्स आर पंप H ion H ion H ion H ion, 4 protons are pumped from, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मैट्रिक्स टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये प्रोटॉन्स उठ उठ के मैट्रिक्स से कहां पर आ गए, अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया, बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये मैं एरो बना देता हूं ऐसे करके, ये आपको डायरेक्शन पता चल गई। NADH टूट भी गया और इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसपोर्ट हो गए, कोएंजाइम Q पे। अब सर ये कोएंजाइम Q क्या है आपने तो 4 कॉम्प्लेक्सेस बताए थे 1 2 3 4, ये पहली बार वो सुन रहे हैं, नाम उसमें लिखा हुआ था कॉम्प्लेक्स में, पता नहीं लेकिन है क्या, ये कुछ अलग से कहानी है। अब इसकी कहानी में शुरू करता हूं। पहले ये बताओ क्या कॉम्प्लेक्स 1 क्लियर हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम NADH डिहाइड्रोजनेज, इसका दूसरा नाम बताओ NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, नाम समझ आ गया होगा। अब वो कोएंजाइम Q और NADH मिलके काम कर रहे हैं। ठीक, क्या हुआ, NADH का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए और प्रोटॉन्स बाहर पंप हो गए। ये हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स 1 की पूरी कहानी आपके हाथ में आ गई। ठीक सर, इसके पास कितने सब यूनिट, मैंने भी बताया 46 सब यूनिट। इसके पास कौन कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेरे साथ ही याद करिए, इसके पास कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप, अच्छा पीछे पन्ना पलट के देख लो, पीछे पेज मत पलटो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर क्लस्टर्स। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN और आयरन सल्फर के क्लस्टर होते हैं। इतना इसके अंदर पूरा स्कैन करना वो जरूरी नहीं है हमको, हमारा काम इतने से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए,
जो बातें मैं हिंदी में बोल के चला गया प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं पे बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। कंसेप्ट आपको यहां से मिल जाएगा, उसके बाद आप कोई सी भी कैसी भी बुक पढ़िए, आपको सब समझ आएगा। नोट्स बनाने हो, हाईलाइट करना हो, सजानी हो कॉपी, वो सब आप कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए और अंग्रेजी उसमें से छाप लीजिए। मैं आपको यहाँ सिर्फ कंसेप्ट दे सकता हूँ। मैं नोट्स 1 to 1 वर्ड पे अगर मैं लिखूंगा तो फिर वो फायदा भी नहीं है उसका, ठीक है। ऐसे तो फिर बहुत कुछ पढ़ा है, आप देख भी सकते हैं। चलिए खैर, कंसेप्ट फिर वो पीछे रह जाता है, वो फिर नोट्स में ही लेक्चर खत्म हो जाता है, नोट्स ही बनाता रह जाता है बच्चा। मेरे पास कंसेप्ट समझ लीजिए हिंदी में तसल्ली से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। अब मेरे पास आया कोक्यू। पहले तो इसकी कहानी समझाओ सर, ये कोक्यू है क्या? क्या ये मैट्रिक्स के बाहर है? नहीं, मैट्रिक्स के बाहर कुछ नहीं है, ये बीच में ही है। हालांकि अगर चाहो तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, चाहो तो आप लोग ये मत सोचना कि ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल गया, नहीं, मेम्ब्रेन से बाहर कुछ नहीं गया है। कोक्यू ये ऐसे अभी सब प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है। ये लो, ये कोक्यू आगे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट होगा, कैसे होगा वो बात करेंगे तसल्ली से। चलिए, कॉम्प्लेक्स 2, सॉरी नॉट कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 तो बाद में आएगा, उससे पहले बीच में कहानी अटक गई हमारी, किसके पास? कोक्यू के पास। तो अब मैं लिखूंगा कोक्यू, और अब आप ये लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये कोक्यू। अगर आपने ये नहीं समझा तो इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा क्यू साइकिल। एक क्यू साइकिल होती है, प्रोटोनोमोटिव क्यू साइकिल, कैसे काम करती है, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आएगा, सारा टेंशन और फोकस इधर दे दो। तो भैया कहां देख रहे हो, इधर देखो। चलो, कोक्यू, इसका सर दूसरा नाम, इस कोक्यू को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज यूबिक्विनॉन। कोक्यू इज ऑल्सो नोन एज यूबिक्विनॉन। सबसे पहली बात, इसे बोल दिया मैंने क्यू, ठीक है। इसी कोक्यू का अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ये कोक्यू अभी है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, जब फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है तो इसको मैंने क्या बोला? यूबिक्विनॉन। ये है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, तो नाम हो गया यूबिक्विनॉन। इसको अगर मैं हल्का सा रिड्यूस कर दूं, पार्शियली रिड्यूस, तो नाम हो जाएगा यूबी सेमीक्विनॉन, ठीक है। ये हो गया पार्शियली रिड्यूस्ड, तो यूबी सेमीक्विनॉन क्यू नेगेटिव और ऐसे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना आप लोग जानते हैं, रिडक्शन, तो ये नेगेटिव चार्ज। इसका अगर मैं फुल्ली रिडक्शन कर दूं तो उसे बोलते हैं यूबिक्विनॉल, हाँ सही है, ये हो जाएगा QH2, पूरा का पूरा फुल्ली रिड्यूस्ड। सबसे पहले तो जो ये लिखा है आप लोग इसको अच्छे से दिमाग में चिपका लीजिए। अगर ये समझ नहीं आया, ये टर्मिनोलॉजी सेम नहीं है, अपने आप में बहुत बहुत मतलब है, क्यू साइकिल पूरी की पूरी गायब हो जाएगी सर के ऊपर से। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बकायदा साइन मार के दे सकता हूँ। क्यू साइकिल का एक भी पॉइंट समझ नहीं आया अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पकड़ पा रहे। बात को समझिए, एक एक वर्ड का अपने आप में मतलब होता है, मजाक नहीं होता। यूबिक्विनॉन मतलब फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। जब मैं क्यू साइकिल पढ़ाऊंगा तो जैसे ही बोलू यूबिक्विनॉन क्यू लिखूं, तुरंत समझ जाना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। पार्शियली रिड्यूस्ड है तो यूबी सेमीक्विनॉन, और अगर पूरा का पूरा रिडक्शन रिड्यूस फॉर्म में तो नाम आएगा QH2, लिखते हैं यूबिक्विनॉल, NOL, नॉल। डन, ये हो गया यूबिक्विनॉन के 3 अलग अलग मैंने आपको फॉर्म्स दिखाई। सर ये वर्ड जो है क्यू, हो सकता है आपको थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो थोड़ा सा नेबर्स के यहाँ पे काम चल रहा है रिनोवेशन का। चलिए खैर कोई बात नहीं, अपना ध्यान पूरा फोकस इधर रखिए लेक्चर पे, ठीक है। तो ये क्यू वर्ड आ रहा है, क्यू, ये क्यू किसको बताता है सर? कौन सा केमिकल ग्रुप है? इट कंटेन्स, एक मिनट, इट
contains chemical group क्विनॉन, इसके पास केमिकल ग्रुप होता है क्विनॉन। अब एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, ये 3 फॉर्म्स हो गई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, इसलिए मैं इसको डबल स्टार बनाऊंगा। इट इज लिपिड सोल्यूबल। और जैसे ही मैंने ये लिखा पूरी कहानी पलट गई। ये मॉलिक्यूल कैसा है? लिपिड सोल्यूबल है। मतलब कोक्यू जो है क्या है? लिपिड सोल्यूबल। इसका मतलब हाइड्रोफोबिक होगा। हमारी मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड की बाइलेयर। तो इसका मतलब लिपिड की बाइलेयर को क्रॉस कर सकता है बड़े प्यार से, क्योंकि भाई लिपिड अपने पास से किसको जाने देगा? जो उसके जैसा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में। तो लिपिड की बाइलेयर में ये सोल्यूबल है, तो इसका मतलब ये लिपिड सोल्यूबल है, तो ये इजीली लिपिड को बाहर भी जा सकता है मेम्ब्रेन के और अंदर भी आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से इसको पास करेगी मेम्ब्रेन, कहेगी तू तो अपनी बिरादरी का है, फटाफट अंदर आ जा, फटाफट बाहर चला जा। तो ये हो गया लिपिड सोल्यूबल, इसको पकड़ के चलेंगे। अब लिपिड से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा हो, हाइड्रोफोबिक नेचर, तो इसका भी हाइड्रोफोबिक नेचर। अगर कोई भी एमसीक्यू वगैरह देखते हो, कोक्यू इज हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तभी तो लिपिड को पार कर पा रहा है, वरना कर ही नहीं पाता। क्लियर? खैर, लिपिड के बारे में और अच्छे से समझना हो तो मेरे बायोमोलिक्यूल्स की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख सकते हो व्हाट इज लिपिड। किसी को ये भी नहीं पता तो मेरे को कोक्यू समझ आया। कोक्यू के 3 फॉर्म, इसको पकड़ के चलना। क्यू साइकिल, वरना समझ नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, यूबिक्विनॉन, यूबिसेमिक्विनॉन, यूबिक्विनॉल, इट कंटेन्स केमिकल ग्रुप क्विनॉन और लिपिड सोल्यूबल। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं बेंजोक्विनॉन। ठीक है, बेंजोक्विनॉन। एक पॉइंट और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करेंगे। इट इज द ओनली मॉलिक्यूल, जब कई वर्ड देखो ना ओनली, इसको बॉक्स में बंद कर लिया करो। यही एक पॉइंट होता है जो असर्शन, रीजन या कंसेप्ट पूछा जाता है। इंटरव्यूज में भी यही पूछा जाता है, ओनली, इफ, बट, मतलब ये क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ओनली मॉलिक्यूल इन ईटीएस, ईटीएस सिस्टम के अंदर ये एकमात्र ऐसा मॉलिक्यूल है, इट इज द ओनली मॉलिक्यूल इन ईटीएस which does not contain any prosthetic group, इसके अंदर कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता। इसको आप लोग अंडरलाइन करेंगे मेरे साथ। एकमात्र, इट इज द ओनली मॉलिक्यूल इन ईटीएस। बाकी ईटीएस के अंदर मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स बताया, सबके पास अपना अपना प्रोस्थेटिक ग्रुप था, लेकिन इसके पास कोई भी प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता और ये फिर भी ईटीएस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो ये हुई पूरी कहानी कोक्यू की। एक एक करके समझ आ रहा होगा डिटेल। कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन्स आए एनएडीएस से और उसने उठा के किसको दे दिए थे? कोक्यू को। ठीक है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये उठा के इसको दे दिए थे कोक्यू को। देखा जाए तो कोक्यू अभी इस वाले फॉर्म में आ चुका था, हाइड्रो। एक पॉइंट और लिखना चाहोगे? इसको देखते याद आ गया मेरे को, एक पॉइंट और बता दो। ये कोक्यू इलेक्ट्रॉन्स तो लेता ही है, साथ में प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट करता है। बाकी सब जो अलग अलग हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस कोक्यू के पास कैपेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट पे आप लोग जोड़ लीजिए साथ में कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये आपकी कहानी पूरी हो गई कोक्यू की। छापिए इसको। हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, यहां से क्यू साइकिल आएगी। अब नेक्स्ट में बात करूंगा मैं। तो कॉम्प्लेक्स 2 पे चलते हैं। अब आएगा मेरे पास मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 2। लेक्चर पे फोकस बनाइएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस हो रही हो आपको बैकग्राउंड पे, समझ सकता हूं, बट कुछ चीजें मैं भी नहीं चेंज कर सकता, तो कोई नहीं। तो शुरू करते हैं अब हम लोग हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2। चलिए, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम बताइए। सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस।
याद आ गया होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टू क्या होगा सर? अब मैं कॉम्प्लेक्स वन को पीछे डायग्राम में दिखाऊंगा, क्योंकि अब आप लोग वो अच्छे से समझ चुके हो। ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है, ये है मेरे पास कॉम्प्लेक्स वन। इस कॉम्प्लेक्स वन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर करे थे? को क्यू के पास। और ये अब आगे कहानी बढ़ रही है मेरी, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है। ये मेरे पास अब ये रहा कॉम्प्लेक्स टू। अब ये कॉम्प्लेक्स टू क्या काम करता है, कैसे करता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहां पे एक एंजाइम होती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। एंजाइम का नाम लिखता हूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहां पड़ी थी आप लोगों ने? क्रेब्स साइकिल में। और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रही थी। याद आ गया होगा आप लोगों को स्टेप, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इसके साथ अटैच रहती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर के पास ये वाली एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। काम क्या करती है सक्सिनेट को फ्यूमरेट में? इस दौरान जो ये करती है, इलेक्ट्रॉन्स को जो खींचती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पंप करती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पे टॉपिक FADH, याद आ गया क्रेब्स साइकिल। तो इसका मतलब FADH2, ठीक है। FADH2 का हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। FADH2 कन्वर्ट हो गया FAD पॉजिटिव। तो FADH2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू FAD पॉजिटिव। किसकी प्रेजेंस में? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुआ था तब ये प्रोसेस हुआ था। और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? यहां कॉम्प्लेक्स टू में। ये पूरा कहानी आ रही है। क्या कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? नहीं। अब इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां? इसके इलेक्ट्रॉन भी उठ के कहां जाएंगे? को क्यू के पास। इसके इलेक्ट्रॉन भी को क्यू के पास पहुंचे, कॉम्प्लेक्स वन के इलेक्ट्रॉन भी को क्यू के पास पहुंचे। तो को क्यू, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो को क्यू हमने अभी पढ़ा पूरा टॉपिक डिटेल में, ये को क्यू क्या करता है? कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू दोनों से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करता है और आगे बढ़ जाता है कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। तो इसको अगर मैं सही से आप लोगों को दिखाऊं, अब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर टू, ये यहां पहुंचा को क्यू, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करे, ठीक है। और ये को क्यू अब आगे जाएगा कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। ये कहानी ऐसे चलती है। दिस इज कॉम्प्लेक्स टू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वन, दोबारा से सुनो मेरी बात। कॉम्प्लेक्स वन पे NADH टूट रहा था। NADH के इलेक्ट्रॉन्स जब टूट रहे थे, टूटने के दौरान को क्यू पे पहुंचे। कॉम्प्लेक्स टू पे FADH2 टूट रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंचे। तो को क्यू के पास इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन के भी और टू के भी। और ये लेके अब कहां जा रहा है? आगे कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। क्या बात समझ आई? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स थ्री के पास से पहुंचा, को क्यू बीच में एक मीडिएटर बन गया। कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स टू के इलेक्ट्रॉन को उठा के कहां डालेगा? जाके कॉम्प्लेक्स थ्री में। तो इतना मोटा समझ आ गया खेल कि ये को क्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैंने पहले बोला को क्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी का नाम है यूबिक्विनोन। तो ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया। कॉम्प्लेक्स टू और कॉम्प्लेक्स वन बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन उठता है, सर इस दौरान क्या कोई प्रोटॉन पंप नहीं होगा मैट्रिक्स स्पेस में? जैसे कॉम्प्लेक्स वन के दौरान हम लोगों ने पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स वन के दौरान हाइड्रोजन आयन पंप हुए थे, तो क्या यहां नहीं होगा? नहीं। तो इस पॉइंट को स्टार बना के लिखेंगे, डबल स्टार बनाता हूं। नो प्रोटॉन्स आर पम्प्ड, नो प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू
इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कॉम्प्लेक्स 2 के दौरान कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसको बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, बात समझ आ गई। कॉम्प्लेक्स 1 में तो हो रहे थे 4-4। क्या कहानी, फायदा क्या है उसका, वो सब बात करेंगे तसल्ली से। इतना क्लियर हुआ? अभी तक क्या समझ आया लेक्चर में? भैया कुछ समझ आ भी रहा है या बस सुने जा रहे हो? मोटे तौर पर ईटीएस सिस्टम के 4 कॉम्प्लेक्स, चारों के नाम दिखाए, चारों में कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो दिखाया। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की कहानी समझाई, इलेक्ट्रॉन उठ के कोक्यू पे, कोक्यू की कहानी समझाई। फिर कॉम्प्लेक्स 2 के इलेक्ट्रॉन उठ के कोक्यू पे, कॉम्प्लेक्स 2 की कहानी पूरी समझा दी। ये उठ के अब कोक्यू कहां जा रहा है? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। आगे बढ़ जाओ, समझ आ रहा है? फुल डिटेल पिक्चर मिल रहा है? चलिए, अब आप कोई सी भी बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक, आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं होगी। इतनी मैं आप लोगों को श्योरिटी दे सकता हूं अपने लेक्चर के बाद। तो ये सब धीरे धीरे जा रहे हैं कोक्यू के थ्रू। कॉम्प्लेक्स 3 हमारा कहाँ है? कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3, इसका नाम बताएगा कोई मेरे को? नाम बताओ, नाम बताओ। इतने आप लोग नाम बताओ, इतने में आगे बढ़ जाता हूँ। नाम नहीं बताया जा रहा, मैं बता देता हूँ। कोक्यू कोएंजाइम मैंने बताया था, कोएंजाइम साइटोक्रोम सी और कोएंजाइम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। नाम याद रखना जरूरी है दोस्तों। चलो, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहां लग रहा है कॉम्प्लेक्स 1। ये है, यहीं पे ही अगर मैं जोड़ दूं कोक्यू, चलो ठीक है आप लोगों के लिए। ये आगे बढ़ा, कॉम्प्लेक्स 2 पे गया, कॉम्प्लेक्स 3 से उठ के अब ये कोक्यू आगे जा रहा है और ये पहुंचा मेरा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, ये पहुंच गया मेरा मेम्ब्रेन में, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये सब मेरा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। ये आ गया मेरे पास कॉम्प्लेक्स 3। इस कॉम्प्लेक्स 3 के बहुत तगड़ी कहानी है, मतलब बहुत कुछ यहाँ छुप रहा है इस कॉम्प्लेक्स 3 में। इसके पहले नाम को पकड़ो। कॉम्प्लेक्स 3 कोएंजाइम, कोएंजाइम कोक्यू मैंने बोला, कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम यूबिक्विनोन। ठीक है, तो इसका मतलब कोएंजाइम डैश साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब सर यहाँ पे कुछ साइटोक्रोम की कहानी है, और साइटोक्रोम भी दो तरीके के समझ आ रहे हैं, एक तो साइटोक्रोम B और एक साइटोक्रोम C। तो इसका मतलब सर कोई A भी होता होगा? हाँ जी होता है। तो साइटोक्रोम A B C, A कहां पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स 4 में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स 3 में दो तरीके के साइटोक्रोम पाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो इतना समझ लो, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये साइटोक्रोम की कहानी क्या होती है? व्हाट इज साइटोक्रोम? हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं साइटोक्रोम। A B C माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, सबके अपने अपने पार्ट होते हैं, मतलब बहुत फिर डिटेल कंसेप्ट है साइटोक्रोम। आप इतना याद रखिए कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा साइटोक्रोम पाया जा रहा है। ठीक है, साइटोक्रोम B की पूरी कहानी और साइटोक्रोम C की कुछ कहानी यहाँ चलेगी। क्या कहानी चलेगी? वो खिचड़ी क्या पकेगी? और वो खिचड़ी इतनी खतरनाक पकती है, वहीं से एक ऐसे कंसेप्ट का जन्म हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल। तो जो प्रोटॉन मोटिव क्यू साइकिल वाला कंसेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स 3 से लिंक करता है। इतना कंफ्यूजन करता है बच्चों को, आप पूछिए मत, बहुत कंफ्यूजन रखता है डिटेल में। ठीक है, मैं हल्का हल्का सा अभी आपको हिंट दूंगा। क्यू साइकिल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा क्या होता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। कोक्यू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, खुद से मतलब फ्रॉम इटसेल्फ टू कॉम्प्लेक्स 3, and complex 3 ultimately transfer the electrons to complex 4 via complex C। ठीक है, via not complex C, सॉरी, साइटोक्रोम C। तो कॉम्प्लेक्स कोक्यू आएगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे पंप करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पंप हो गए,
ठीक है, और इनको उठा के इलेक्ट्रॉन्स को अब आगे कौन जाएगा, साइटोक्रोम सी। तो इसका मतलब सर ये समझ आता है सबसे पहले तो कि यहाँ पे कुछ भी टूट फाट नहीं हो रही, जैसे हमने यहाँ पढ़ी थी, यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था NADH टूटा, NADH का ऑक्सीडेशन, यहाँ पढ़ा FADH का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कौन लाएगा, कोक्यू, और इसके थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 से फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे, साइटोक्रोम सी उसको लेकर जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लेक्स 3 में जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कोक्यू के द्वारा, उसको ट्रांसफर करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। क्या है वो रास्ते, आप सुनो ध्यान से। ये है मेरे पास QH2 क्विनॉन, जो कि है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों अटैच हैं। मैंने बताया था प्रोटॉन्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये अभी रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है। इसके पास, मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल बात करूंगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, ये आया, और दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका और एक ये तरीका। पहला तरीका तो ये है कि ये QH2 अपने इलेक्ट्रॉन को किसको भेजे, आयरन सल्फर क्लस्टर को। कॉम्प्लेक्स 3 में आयरन सल्फर क्लस्टर होता है, आप लोगों को मैंने लिखवाया है टेबल के अंदर, अब फायदा पता चल रहा होगा उस टेबल का। आयरन सल्फर क्लस्टर से ये गया आगे साइटोक्रोम C1, ये गया आगे साइटोक्रोम C। एक तरीका तो ये है कि जो इसके पास कोक्यू के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयरन सल्फर क्लस्टर से होते हुए साइटोक्रोम C1 से होते हुए साइटोक्रोम C पे चले जाएं, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दूसरा पाथ फॉलो करेंगे वो जाएंगे सबसे पहले साइटोक्रोम BL के पास। ये L यहां पे बताता है लो एफिनिटी, क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। तो BL से ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, BL से ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के पहुंचे BH के पास, और यही BH के पास दोबारा से जो सेमी यूबिक्विनोन था वो दोबारा से QH2 बनता है। इसका मतलब ये QH2 तो कन्वर्ट हो गया Q में। भाई दोबारा सुनो, Q को कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने हैं, उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये जा रहा ऊपर, ये जा रहा मेरा पहला रास्ता, किसके थ्रू, आयरन सल्फर क्लस्टर के थ्रू होता हुआ साइटोक्रोम C1 से होता हुआ साइटोक्रोम बाहर निकल गया। दूसरा रास्ता साइटोक्रोम BL के पास, साइटोक्रोम BH के पास, और फिर दोबारा से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा Q के थ्रू। ये दो तरीके हैं मोटे मोटे तौर पे। ये अपने आप में पूरी Q साइकिल है, डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट में, इसलिए कह रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स 3 पे दो रास्ते अपने को पढ़ने को मिले, BL BH, फिर यहाँ पे सेमी यूबिक्विनोन बनेगा, वो टूटेगा, देखेंगे, और कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन आके आगे ट्रांसफर हो गए। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो कॉम्प्लेक्स 3 से अब आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C के थ्रू और कॉम्प्लेक्स 4 में जाके बैठेगा। तो कॉम्प्लेक्स 3 की ये कहानी नेक्स्ट लेक्चर के लिए रोक दूं, कैसे पंप हुआ, क्या हुआ, Q साइकिल डिटेल में पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स 4 पे आगे चलता हूं। दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। मोटे तौर पे इतना तो समझ आ गया होगा को Q ट्रांसफर करेगा इधर, दो रास्ते हैं, ये दो रास्ते ही तो समझने हैं क्या है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट में बात करूंगा, आज नहीं करूंगा वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे पता है, और फिर आप लोग बोर हो जाते हो, लेक्चर से हट जाओगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो मोटे तौर पर अभी तक क्या पढ़ लिया, अभी तक पढ़ लिया सर मैंने कॉम्प्लेक्स 1 ये रहा, आगे कॉम्प्लेक्स 2 ये रहा, इसके कोक्यू ये रहा, इधर से ये भी लेगा और आगे जाके ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ये 2 था, ये 1 था और ये 3 था। इसके बाद ट्रांसफर करने के दो रास्ते हैं, इसलिए मैं दो रास्ते अलग अलग बनाता हूं। ठीक है, ये कहानी अब आगे बढ़ रही है साइटोक्रोम C के थ्रू होती हुई कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक,
कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होगा, ये साइटोक्रोम सी के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये अब आगे भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 4 में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, कॉम्प्लेक्स 4 के पास कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं जो यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं? कॉपर आयंस और हीम ग्रुप, दो तरीके के हमने पढ़े थे। तो ये साइटोक्रोम सी उठा के भेजेगा कॉम्प्लेक्स 4 में, और कॉम्प्लेक्स 4 के इलेक्ट्रॉन्स आए इधर। सबसे पहले जो एक्सेप्ट करेगा, साइटोक्रोम सी ने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ऑक्सीडेशन। तो साइटोक्रोम सी इज ऑक्सीडाइज्ड, साइटोक्रोम सी का तो हुआ ऑक्सीडाइज, जो अभी एक रिड्यूस फॉर्म में है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इसको यहां पे दिखाऊं, साइटोक्रोम सी कन्वर्ट टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, अभी है यहां पे रिड्यूस फॉर्म में। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो सबसे पहले किसने पकड़ा? वो पकड़ा कॉपर आयन। इसके पास होते हैं कॉपर आयंस और हीम ग्रुप, हमें ये भी पता है। इस कंसेप्ट से पहले एक चीज बताता हूं, कॉम्प्लेक्स 4 के पास दो तो होते हैं हीम ग्रुप, दो तरीके के हीम ग्रुप। कौन कौन से सर? हीम ए और हीम A3, और दो तो और तीन होते हैं इसके पास कॉपर आयंस। तीन कॉपर आयंस हैं और दो हीम ग्रुप हैं। ये तीन कॉपर आयंस अरेंज होते हैं दो कॉपर सेंटर में। कौन कौन से दो कॉपर सेंटर? कॉपर सेंटर ए और कॉपर सेंटर बी। सर नहीं कुछ समझ आ रहा, क्या बोले जा रहे हो? बताता हूं। कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचे, कॉम्प्लेक्स 4 पे कॉपर और हीम ये दो पार्ट मेरे को मिल रहे हैं। जो कॉपर है वो अपने आप को अरेंज करके रखा हुआ है कॉपर सेंटर्स में। दो तरीके के कॉपर सेंटर होते हैं, कॉपर सेंटर ए, कॉपर सेंटर बी। ठीक है, कॉपर सेंटर ए के पास होते हैं दो कॉपर आयन, मैं इसको लिखूंगा कॉपर सेंटर ए। ये हो गया कॉपर सेंटर ए। इस कॉपर सेंटर ए के अंदर कितने कॉपर आयंस हैं? दो। टोटल कितने हैं? तीन। तीन में से दो किसके पास है? कॉपर सेंटर ए के पास। उसके बाद आएगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा आगे साइटोक्रोम ए के पास। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा आगे कॉपर सेंटर बी के पास। बात समझ आ रही होगी? ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम A3 के पास, और ये फाइनली फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास। हाफ ऑफ ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट कौन करता है? हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और दो प्रोटॉन्स को लेता है मैट्रिक्स में से और किस में कन्वर्ट होता है? H2O में। तो ये पूरी प्रोसेस कहां देखने को मिलती है? कॉम्प्लेक्स 4। इसलिए मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स 4 थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। यहां आते आते मुझे लगता है कि स्टूडेंट थोड़ा हिल जाता है, ये क्या कंसेप्ट आ गया। अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ लेक्चर में हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% लेक्चर समझ, हो भी सकता भी ना आ रहा हो, दोबारा देखेंगे आएगा। अभी तक भी अगर आप मेरे साथ हैं तो इसका मतलब आप लोग काफी हद तक लेक्चर समझ आ रहा है। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद रख सकता हूँ। अगर अभी तक इतना भी समझ आ गया हो तो एटलीस्ट कमेंट्स में कुछ तो लिख कर जाना। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। तो दोबारा से एक बार क्विक रिवाइज कराऊं। 1 2 3 इनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स आए, को क्यू ने भेजे, उसके भेजने के दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचे साइटोक्रोम सी के थ्रू। साइटोक्रोम सी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए वो रिड्यूस फॉर्म में, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। अब इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ रहा? कॉपर सेंटर ए। तो कॉपर सेंटर ए किस फॉर्म में आ गया देखा जाए तो? कॉपर आयंस किस फॉर्म में आ गए? अब रिड्यूस फॉर्म में। कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म में। छोड़ के किसको दिया? साइटोक्रोम ए को दिया। फिर कहां आ गए? कॉपर सेंटर बी पे आ गए। कॉपर सेंटर बी से साइटोक्रोम A3 पे।
और फाइनली किसने एक्सेप्ट करा? फाइनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, मैट्रिक्स में से प्रोटॉन उठाए, दोनों मिले और फाइनली क्या बनाया? H2O। तो ये पूरी कहानी ETS सिस्टम में हम लोग जो पढ़ते हैं कि हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो हम रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर आप एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हो, ऑक्सीजन तो आया ही नहीं। तो ये फाइनल एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ दो प्रोटॉन जुड़े और क्या बना? H2O। क्या समझ आया? ठीक सर, क्या इस दौरान कोई प्रोटॉन्स पंप होंगे? मैंने कॉम्प्लेक्स 3 के अभी बीच में रोक दिया है। कॉम्प्लेक्स 3 के दौरान भी प्रोटॉन्स पंप होते हैं, जैसे 1 में हुए थे। मैट्रिक्स से उठ के कहां जाएंगे? स्पेस में। तो यहां पे भी देखा जाए, अगर बनाना हो आप लोगों को, 4 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं। यहां पे भी 4 हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं और यहां पे 2 हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं। तो मैट्रिक्स से उठ के कहां पे आ गए? इधर। क्या इतना डाउट? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पूरा फुल टू क्लियर है। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 को। आज के लिए मैं लेक्चर को पहले इतना रखता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में पहले बात करूंगा कोक्यू साइकिल। इस पूरे को फटाफट रिवाइज कराऊंगा, इस कंसेप्ट को एक बार फिर से हम समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आखिर एटीपी बना तो बना कैसे। अगर आप लोगों ने इतना भी समझ लिया ना, आप लोग ये मान लीजिए कि ETS सिस्टम के आज से आप लोग बढ़िया वाले गजब कंसेप्ट आपके पास। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक बात जो मैंने बोली है सारी स्टैंडर्ड बुक से ली है, मजाक मैंने कुछ भी नहीं करा है। चलिए खैर, नेक्स्ट में मिलते हैं। लेक्चर लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चाय पीते पीते दोबारा देखिएगा। पसंद आया तो थोड़ा दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि कुछ नया मिला एटलीस्ट ETS सिस्टम में। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।